हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। मापन में जो त्रुटि होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मापन यंत्रों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा करते हैं। और इंस्ट्रूमेंट में जब हम रीडिंग लेते हैं तो जो रीडिंग हमारे द्वारा ऑब्जर्व होती है वो उसके जो मापन का जो वास्तविक मान है उन दोनों में अंतर होता है। तो हमारे द्वारा प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी भी मापन में जो त्रुटि होती है, एरर होती है, वो क्या होती है? एरर होती है वो वास्तविक मान और जो प्रेक्षित मान है, जो हमने लिया है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, प्रेक्षित मान है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। एक्चुअल मेजरमेंट और ऑब्जर्व मेजरमेंट का जो एक अंतर है, वो जो डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। अब हमारे पास जो एरर होती है वो जनरली दो तरह की हो सकती है। जो एरर है वो दो तरह की होती हैं। एक हो गई हमारे पास सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक या इनको हम कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटियां। और एक हो गई हमारे पास रैंडम एरर, जिनको हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। जो एरर है ये मेजरमेंट में होने वाली एक अनसर्टेनिटी है और प्रैक्टिकल करते समय या ऑब्जर्वेशन लेते समय ऐसा होना स्वाभाविक है। तो वो क्यों होती हैं? वो हमारे पास सिस्टमैटिक टाइप की एरर होती हैं या रैंडम टाइप की एरर होती हैं। सिस्टमैटिक टाइप की एरर को फिर हम सब पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट हम कह रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक एरर का है वो है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है कि जो हमारा उपकरण जिससे हम मापन कर रहे हैं उस उपकरण की बनावट में या रचना में कोई त्रुटि है। जैसे हमारे पास स्केल है और उस स्केल का जो अंशांकन है वो सही से नहीं है, उसकी जो हमारे पास अंकित मान है वो बहुत क्लियर नहीं है। उनकी कमी के कारण, उस कमी के कारण क्या हो सकता है? हमारे ऑब्जर्व्ड वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, त्रुटियां हो सकती हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो हो सकता है इनबिल्ट ही उसमें क्या हो, कोई तकनीकी खराबी है जिसके कारण जब रीडिंग ली जाएगी तो वो क्या होगी? वो पूरी मापन में त्रुटि को दिखाएगी। दूसरा टाइप है इम्परफेक्शन। मतलब जो त्रुटि है वो किस कारण हो रही है? तकनीकी ज्ञान का न होना, है ना। जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हमें हो सकता है कि हमको ऐसे वातावरण में करना है जहाँ पर टेम्परेचर की एक फिक्स्ड वैल्यू हो और हम उस समय उस प्रैक्टिकल को नहीं कर रहे हैं। या एक बहुत जनरल सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे स्वस्थ शरीर का जो ताप होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर किसी को फीवर है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है। जनरली हम जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो उसको जीभ के नीचे चेक किया जाता है, तो उस समय उसकी रीडिंग कुछ और होगी। और अगर उसी व्यक्ति के शरीर का ताप हमको लेना है और उसको आर्मपिट में लगा दिया जाए तो उसकी रीडिंग में डिफरेंस होगा। तो ये तकनीकी जो चेंजेस हैं उनके कारण ये इम्परफेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये तो पता नहीं ना कि शरीर के किस अंग का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और ये माना जाता है कि ये हम जीभ के नीचे अगर हम थर्मामीटर को लगा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के ताप से ऊपर नीचे है तो हम कहेंगे कि इसको बुखार है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, और जो तीसरा टाइप है वो है आपके पास पर्सनल एरर, जिसे हम कहेंगे व्यक्तिगत एरर है। ये व्यक्तिगत एरर कैसा है कि जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं, माना मैं किसी
लेंथ को नाप रही हूँ, किसी छड़ को नाप रही हूँ, और मेरा जो देखने का तरीका है, हो सकता है मैं जो मेज़रमेंट कर रही हूँ, माना यही एक छड़ है मेरे पास और मैं इसका मेज़रमेंट कर रही हूँ, मैंने स्केल लगाया और मैं ऊपर से देख रही हूँ, तो मेरे द्वारा जो प्रेक्षित मान होगा वो कुछ और होगा, और जो साइड से माना कोई व्यक्ति खड़ा है उसको देख रहा है तो उसके द्वारा प्रेक्षित मान में क्या है, अंतर होगा। तो जो पर्सनल एरर है ये प्रयोगकर्ता के जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी लापरवाही के कारण या उसके पैरेलक्स एरर के कारण, पैरेलक्स एरर वही जो हम कह रहे थे लंबन वाला, जो इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि लंबन के कारण जो हमारे पास माप में त्रुटि होती है वो इसी के अंतर्गत आती है। तो ये आपके पास सिस्टमेटिक एरर थी, क्रमबद्ध त्रुटियां थी। ये त्रुटियां पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये त्रुटियां कैसी हैं, रेगुलर हैं। इनको रिमूव किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है ना। कि जैसे हमको पता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सुग्राही नहीं है, या माना आपकी स्केल कटी फटी है और हम उससे मेजरमेंट ले रहे हैं, हम तो स्केल को बदल दें, तो ऐसी एरर, सिस्टमेटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। इनका जो सोर्स होता है वो हमें ज्ञात होता है कि ये किस कारण हो रहा है, वो हमें ज्ञात होता है। अब चलिए दूसरे टाइप के एरर में चलते हैं, वो है रैंडम एरर या यादृच्छिक जिसे कह रहे हैं हम, जो कभी भी अनियमित रूप से आ जाता है, इर्रेगुलर है। ये वाला जो है ये इर्रेगुलर है, और ये प्रयोग करते समय हमें नहीं पता कि ऐसी अनियमितता कोई है। और जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, माना पेंडुलम का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और पेंडुलम के लिए हम आवर्तकाल की गणना कर रहे हैं, और उसी समय क्या हो गया, हवा आई और हवा के रेजिस्टेंस से क्या हो गया, वो प्रैक्टिकल प्रभावित हो गया। तो उस एरर को, ये एरर कैसी है, रैंडम है, जो कभी भी आ सकती है। या हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और रीडिंग ले रहे हैं, और जहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं माना वो मेज़ हिल गई, तो उसके कारण भी क्या होगा, जो हम मापन लेंगे उस मापन में क्या होगा, कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य आएगी। और ये जो रैंडम एरर है, ये इनको दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि बार बार प्रेक्षणों को लिया जाए, प्रेक्षणों को बार बार लिया जाए और फिर उनका माध्य ले लिया जाए, तो वो क्या होगा, वो उस एरर को रिमूव कर सकते हैं बार बार प्रेक्षण लेने से। अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि को कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि ये है एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि क्या हुई कि जो हमारे पास वास्तविक मान है, जो वास्तविक मान है और जो प्रेक्षित मान है, जो वास्तविक मान है और जो प्रेक्षित मान है, उसका डिफरेंस कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। अभी इसको एक एग्जाम्पल से हम करेंगे, उसको क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको डेल से डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास ए है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो हमने प्रेक्षित मान है उन दोनों का डिफरेंस ही हमारे पास आ गया। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास 4 रीडिंग है। एक है 1, पहली रीडिंग है हमारे पास किसी छड़ की लंबाई की 1 सेंटीमीटर, दूसरी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर, तीसरी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर और चौथी है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास अलग अलग 4 प्रेक्षण, हमने 4 बार रीडिंग ली है और 4 बार की रीडिंग हमारे पास ये है सेंटीमीटर में अलग अलग रीडिंग है। अब इसमें हमने देखना है, क्योंकि हमारे पास निरपेक्ष जो वास्तविक मान है और प्रेक्षित मान है वो क्या होगा। अब पहले हमको वास्तविक मान निकालना है इसमें कि इसका वास्तविक मान क्या है। तो हमारे पास जो रीडिंग है उसका जो मीन होगा, जो माध्य होगा, वो वास्तविक मान होगा। तो वास्तविक मान कैसे निकलेगा, वास्तविक मान निकलेगा हमारे पास इन सब का मीन ले लेंगे, हम माध्य ले लेंगे 1.0, 1.5, 2.0 और 3.5। ठीक है, माध्य है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग।
तो ये आपके पास हो गया 8.0/4। तो कितना आ गया आपके पास 2.0। तो जो वास्तविक मान है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ गया 2.0 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे हमने ये देखना है कि जो हमारी रीडिंग्स हैं वो इससे कितना विचलित हो रखी हैं, उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि। अब चूंकि ये 4 रीडिंग है तो चारों का जो वेरिएशन है वो अलग अलग होगा। तो हम पहली रीडिंग को A1 मान लेते हैं, दूसरी को A2 मान लेते हैं, तीसरी को A3 मान लेते हैं और चौथी को A4 मान लेते हैं। तो यहाँ पर पहली रीडिंग के लिए जो निरपेक्ष त्रुटि होगी उसको दिखाएंगे हम del A1। उसको हम क्या कहेंगे, del A1 क्या होगा, एक्चुअल मान में से 2.0 में से 1.0, ये पहली रीडिंग है, इसको हमने माइनस कर दिया और ये क्या हो गया, कितना वेरिएशन है इसमें 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन है। ऐसे ही del A2 निकाल दीजिए, del A2 हो गया 2.0 से कितना चेंज है ये 1.5, तो ये हो गया 0.5। ऐसे ही del A3 निकाल दिया हमने, del A3 हो गया आपके 2.0 माइनस 2.0 इज इक्वल टू 0। और del A4 निकाल दिया हमने, इसको del से शो करते हैं, del का मतलब होता है चेंज। ये हो गया 2.0 माइनस 3.5 इज इक्वल टू, ये हुआ माइनस 1.5। तो ये आपके पास हमने ये देखा कि जो हमारे वास्तविक मान से हैं और हमारी जो रीडिंग्स हमने निकाली हैं वो कितना, उनका वेरिएशन कितना है, उनका डिफरेंस कितना है। अब इसी को हम आगे करेंगे तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका जो माध्य निरपेक्ष मान होगा या माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगी वो क्या होगी, इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों का जो मॉड हम लेंगे उसका मीन हमने निकालना है। ठीक है, ये तो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो इनका मीन होगा वो क्या होगा, इनका जो मॉड वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ऐसे लिखी जाती है। इसका अर्थ है कि ये केवल ये मॉड ऑफ del A जो होगा वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तब अब हम इसके बाद निकालेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के पास हमारे पास जो वैल्यू है उसको लिखा जाता है del A बार। ठीक है, माध्य है इसलिए बार लगा रहे हैं हम। तो माध्य वो हो गया 1.0 का मॉड प्लस 0.5 का मॉड प्लस 0 का मॉड, 0 ही हुआ, और प्लस माइनस 1.5 का मॉड। ये माइनस 1.5 का मॉड क्या है, ये केवल ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो ये हो गया 4, नंबर ऑफ रीडिंग्स क्या हो गई 4। तो जब हमने इसको ऐड किया तो ये आएगा 3/4। 3/4 को कैलकुलेट करिए तो 0.75। तो हमारे पास del A बार, इसको कहेंगे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस त्रुटि को हम कैसे शो करते हैं कि हमारे पास जो त्रुटि का परिसर है वो कितना आएगा। जो त्रुटि परिसर होगा वो क्या होगा, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको लिखा जाता है जो वास्तविक मान है, जो हमारा माध्य मान था, माध्य मान के साथ माध्य मान प्लस माइनस माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब A प्लस डेल्टा A बार, ऐसा हमारे पास प्लस माइनस करके ये ऐसा लिखा जाता है। ये त्रुटि का परिसर है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी जो त्रुटि है वो है भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि नाम से ही लग रहा है, या इसको रिलेटिव एरर भी कहते हैं या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी कहेंगे। फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, ये क्या होगी आपके पास भिन्नात्मक त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि,
निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान का अनुपात होती है, वास्तविक मान का अनुपात होती है। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में हमारे पास जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है वो है 0.75 और हमारे पास इनका जो वास्तविक माप आई थी उसके हिसाब से भिन्नात्मक त्रुटि देखेंगे जरा। भिन्नात्मक त्रुटि ये हुआ 0.75 अपॉन 2 और इसको कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करके आएगा 0.375। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, आपके पास रिलेटिव एरर हो गई। अब है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो रिलेटिव एरर है भिन्नात्मक त्रुटि में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। त्रुटि मल्टीप्लाई बाय 100, यही क्या होगा, परसेंटेज एरर में होगा। मीन्स डेल ए बार अपॉन ए एम, एम मीन वैल्यू है या वास्तविक मान ए, जिससे भी आप डिनोट कर रहे हैं, ए एम इंटू 100, इतना परसेंट क्या हो जाएगी आपके पास। जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में जो हमने अभी करा, इसमें परसेंटेज एरर हो गई आपके पास 0.375 डिवाइडेड, ये आपके पास फ्रैक्शनल एरर था, इंटू 100 और ये वैल्यू जब कैलकुलेट करके आई तो ये आई आपके पास 37.5%। इतनी परसेंटेज एरर वहाँ पर निकल के आई है। तो इस तरह से हमारे पास जो एरर हमने निकाली वो 3 तरह की एरर निकाली। एक हमने सबसे पहले निकाली निरपेक्ष, ठीक है। निरपेक्ष के लिए हमारे पास वास्तविक मान का होना जरूरी है और तब हमारे पास जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उनको हम 1 बाय 1 उससे माइनस करते चले जाएंगे। यानी इसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें जरूरी हैं, एक तो वास्तविक मान, ठीक है, वास्तविक मान। और वास्तविक मान हम कैसे निकालते हैं? अक्सर मीन करके निकालते हैं, जो रीडिंग्स दी हैं उनका मीन करके निकालते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, हमने डिफरेंस निकालना है, हर रीडिंग का इस मीन वैल्यू के साथ डिफरेंस निकालना है। वो आपके पास निरपेक्ष त्रुटि के लिए हो जाएगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके फिर उसका मीन निकाल देंगे तो वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पर किया भिन्नात्मक, रिलेटिव। भिन्नात्मक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? भिन्नात्मक के लिए हमारे पास जो निरपेक्ष है उसका मीन होना चाहिए और जो हमारे पास मीन वैल्यू है, वास्तविक मान है, वो होना चाहिए। ये भिन्नात्मक त्रुटि आपके पास आ जाती है। और प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या है, इसी के साथ, इसी भिन्नात्मक के साथ हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हमने इनको कैलकुलेट करना है और इन कैलकुलेट वैल्यू के साथ जब हम मान निकालेंगे, जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो सही आएंगी, वो वास्तविक मान के निकट आएंगी। उनको हमने देखना है प्लस माइनस क्या है, उस हिसाब से हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक। अब इसके साथ ही हमारे पास जो दूसरा सब टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है त्रुटियों का संयोग या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन का मतलब है अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ हमने ली हैं, रीडिंग्स हमने ली हैं, वो त्रुटिपूर्ण हैं और यदि हम उनकी गणितीय संक्रियाएं कर रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो लास्ट में अल्टीमेट वैल्यू जो हमारे पास आएगी या जो आंसर आएगा उसमें भी त्रुटि होती है। तो उनको हम कैसे उनका निराकरण करेंगे ये हम देखते हैं कि त्रुटियों के संयोग कैसे कैसे होते हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जो एरर वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। त्रुटियों के संयोग। अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास हमने क्या कहा, सपोज कोई वैल्यू है, जो अंतिम मान है वो z है, तो z को हम कैसे लिखते हैं? अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखते हैं? z के साथ इसका जो वास्तविक मान होगा प्लस माइनस इसकी जो निरपेक्ष त्रुटि होगी। ऐसे ही कहा था ना हमने कि ये क्या होगा, वास्तविक मान से
के ऊपर भी हो सकता है और जो हमारे पास जो अंतिम वैल्यू है वो वास्तविक मान से नीचे भी हो सकती है। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। अब सपोज हमारे पास सबसे पहले हम इसको एडिशन में देखते हैं कि एडिशन में कैसे कैसे ये त्रुटियों का हम मैक्सिमम त्रुटि कैसे निकालेंगे, महत्तम त्रुटि कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास ये है, ये कोई वैल्यू है z इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, हमारे पास कोई वैल्यू है z इज इक्वल टू ए प्लस बी, दो राशियों को जोड़ा जा रहा है। सपोज इस z को जो त्रुटि सहित अगर हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, ए को लिखते हैं हम a प्लस माइनस डेल्टा ए, इनकी निरपेक्ष वैल्यू के साथ हम इनको प्लस माइनस करके लिख रहे हैं, और b प्लस माइनस डेल्टा b लिख रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, जोड़िए इनको एक साथ रखिए, a प्लस बी, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो आपके पास a प्लस बी क्या है, हमारे पास इक्वेशन 1 मान लो, ये a प्लस बी क्या है, z है, तो यहाँ पर z की वैल्यू पुट कीजिए। a प्लस बी को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर z लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, z से z कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास मैक्सिमम त्रुटि है, महत्तम त्रुटि है जोड़ में, वो क्या आएगी, महत्तम त्रुटि है वो क्या आएगी, जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका योग आएगा। क्या आएगा, उनका प्लस माइनस, जो निरपेक्ष त्रुटियां हमारे पास हैं, निरपेक्ष त्रुटियों का योग। ठीक है, ऐसा इसको हमने करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, निरपेक्ष। ठीक ऐसा ही जैसे हमारे पास एडिशन में है, ठीक ऐसा ही सबट्रैक्शन में भी z इज इक्वल टू ए माइनस बी के लिए भी हमारे पास महत्तम त्रुटि जो आ जाएगी डेल्टा z, वो भी क्या आएगी, यही आएगी। दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, डेल्टा b प्लस माइनस। ठीक है, ये किसके लिए है, ये घटाने के लिए, व्यकलन के लिए, डिफरेंस के लिए है, ये डिफरेंस के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और एडिशन का फॉर्मूला कि हमारे पास जो महत्तम त्रुटि का मान होता है वो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में ही निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन के लिए। अब हमारे पास है कि गुणन में हमारे पास जो महत्तम त्रुटि है वो कितनी हो सकती है। गुणन या मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं हम कि मैक्सिमम जो एरर है वो कितनी हो सकती है। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है z इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, ये है हमारे पास कोई वैल्यू z इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इसको इसकी एरर के साथ इसको लिखते हैं, निरपेक्ष मान के साथ लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, के लिए जो एरर है वो डेल्टा ए है, डॉट बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, a डॉट बी। ठीक है, फिर a का इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस a डॉट डेल्टा बी, फिर इसका करेंगे प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी, और फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी। ठीक है, आपके पास इक्वेशन 1 में कह रहा है कि a डॉट बी क्या है, आपके पास z है, इसको z लिख दीजिए, प्लस a डॉट डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a डॉट बी। और ये वैल्यू जो आपके पास एरर का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों एरर का मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत छोटी होंगी, बहुत छोटा मान होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको नगण्य मान लो। ठीक है, नेग्लिजिबल है, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आ गया ये। अब यहाँ से क्या है, ये z और ये z कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास मैक्सिमम एरर के लिए जो फॉर्मूला आ गया, डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a डॉट डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा a डॉट b। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप इसका रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, एक तरह से इसका रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं। यहाँ पर पूरे में हमने क्या कर दिया, z इज इक्वल टू क्या है, a डॉट बी।
जेड न लिख के यहाँ पर हम ए डॉट बी लिख रहे हैं, थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जेड को हम ए डॉट बी लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। आप देखिए ये क्या आ गया, दोनों में डिवाइड कीजिए इसको, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए डॉट बी प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट बी अपॉन ई। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। जहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए। ये आ गया आपके पास प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, और यहाँ आपके पास यहाँ कट गया आपके पास बी से बी, प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ई। तो आपके पास जो मैक्सिमम एरर आया डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, वो क्या आया, दोनों एरर का क्या आया, दोनों के रिलेटिव एरर का सम आया। यानी गुणन में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, उनके रिलेटिव एरर का सम आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास गुणन के लिए मैक्सिमम एरर है। ठीक ऐसा ही डिवीजन के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर z इज इक्वल टू ए अपॉन बी ले लेंगे, और इसी तरह से उनके आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू रख के उसको डिवाइड करना है। और आपके लिए उसके लिए भी फॉर्मूला रिलेटिव, जो आपके पास रिलेटिव एरर है उनका सम ऐसा ही आएगा। यानी जोड़ के लिए और घटाने के लिए एक जैसा, वहाँ पर हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का सम आया था। और गुणन और भागफल के लिए, डिवीजन के लिए भी आपके पास जब फॉर्मूला आएगा तो वो कैसा आएगा, वो ऐसा ही आएगा कि उनका क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड जो आएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड करके जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। यानी गुणन और भागफल के लिए हमारे पास जो एरर का रिलेटिव एरर है उनका सम आपके पास मैक्सिमम एरर के रूप में आएगा। देखते हैं कि कोई राशि अगर घात में दी गई है, घातांक में दी गई है, तो हमारे पास आपेक्षिक त्रुटि या महत्तम त्रुटि हम कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास दे रखा है z इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू ए डॉट, और चूंकि ये मल्टीप्लाई अभी हमने पढ़ा, अगर हम इसको भिन्नात्मक त्रुटि रिलेटिव उसमें लिखते हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 डेल्टा ए अपॉन ए। यानी हमारे पास जो आपेक्षिक या भिन्नात्मक जिसे हम कह रहे हैं डेल्टा जेड प्लस माइनस है, वो क्या हो गया, जो आपके पास घात वाली जो राशि है उतने गुना आपेक्षिक त्रुटि आपके पास हो जाएगी। सपोज ये 10 ए टू द पावर 10 होता तो यहाँ पर 10 इंटू मल्टीप्लाइड बाय इसकी रिलेटिव एरर। तो इस तरह से हम इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं। इसी में एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास कोई गोले का हमने लिया है, गोले का आयतन लेना है, और गोले के आयतन में हमारे पास, ठीक है, गोले के आयतन में हमारे पास जो त्रिज्या r है 2% की एरर है। ठीक है, उसमें क्या है 2% की एरर में हुई है। तो हमारे पास इसके आयतन में, गोले के आयतन में कुल प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। किसमें, आयतन में कुल प्रतिशत त्रुटि हमने निकालनी है, वो क्या होगी। तो हमारे पास गिवन क्या होगा, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है, गिवन क्या होगा हमारे पास, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2% दिया है। ये अपेक्षित त्रुटि हमारे पास गिवन है। और हम क्या जानते हैं कि जो गोले का आयतन होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इसमें 4/3 पाई क्या है, ये नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई एरर नहीं होगी। तो आपके पास क्या हो जाएगी आर क्यूब। अब आर क्यूब आपने अभी पढ़ा कि जितनी घातांक की राशि होती है उतने गुना हो जाएगा। तो आपके पास प्रतिशत त्रुटि जो हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 3r डेल्टा आर अपॉन आर परसेंट की। तो कितनी हो गई, 3 इंटू 2 दैट इज 6%। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने एरर के टाइप्स और
एरर को कैसे निकाला जाता है ये पढ़ा है। तो आज ये चैप्टर आपका यहाँ पर पूरा कवर हो गया है। थैंक यू।